बहुत सड़ता था। क्यों सत्तू, तुझे पता है ना इस महीने तेरे ऊपर ब्याज कितना चढ़ गया है? हाँ हाँ पता है सेठ जी, और आपसे तो बोला है कि सारे पैसे लौटा दूंगा। लौटा दूंगा नहीं, कब लौटाएगा ये बता। पिछले 3 महीने से तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मैं सिर्फ तेरे पिता का लिहाज करके चुप हूँ, वरना तेरी जगह पर कोई और होता तो उसकी हालत खराब कर देता। उसकी बात सुनकर सत्तू थोड़ा सहम गया और बोला, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। ठीक है, मैं तुझे 2 घंटे का मोहलत देता हूँ। मेरे पैसे लौटा दे, वरना तेरे बाप से पैसा वसूल करूँगा और उन्हीं के सामने तुझे पिटवाऊंगा, समझा? इतना कहकर साहूकार पैर पटकते हुए वहां से चला गया। जो पैसा मैं इससे ब्याज पर लाया था वो तो मैंने जुए में उड़ा दिया। अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? अगर ये पिताजी के पास पहुंच गया तो पिताजी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तभी सत्तू के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगा, क्यों ना मैं माधव से पैसे उधार मांगता हूँ। इस पूरे गांव में सिर्फ एक माधव ही है जिसे मैं बेवकूफ बना सकता हूँ। वह मुझे पैसे जरूर दे देगा। सत्तू दौड़ते हुए माधव के पास पहुंचा और रोता हुआ चेहरा बनाकर मदद मांगने लगा। अरे भाई, मैंने तुझे मना किया था कि जुआ मत खेल, मगर तू माना नहीं। अब देख, साहूकार तुझे मारने को चला है। तू मुझे बचा ले दोस्त, मुझे पैसे दे दे। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा और मेहनत से काम करूंगा। जल्द से जल्द तेरे पैसे लौटा दूंगा। माधव की फसल अभी कुछ दिन पहले ही बिक चुकी थी। उसके पास वो पैसे रखे हुए थे। माधव वो पैसे सत्तू के हाथों में देकर बोला, ये ले दोस्त पैसे, और जाकर साहूकार को दे दे और काल से काम का शुरू कर दे। सत्तू पैसे लेकर वहां से सीधा साहूकार के पास पहुंचा और उसने वो पैसे साहूकार को लौटा दिया। 2-4 दिन ही बीते थे। सत्तू, जो कि एक बिगड़ेल युवक था, वो पहले से भी ज्यादा पैसे ब्याज पर साहूकार से ले आया और कुछ ही दिनों में सत्तू ने वो सारे पैसे जुए और शराब में उड़ा दिया। इधर माधव की माँ की तबीयत अचानक ज्यादा ही खराब हो गई और इलाज के लिए उसे पैसे की जरूरत आन पड़ी। तब वो दौड़ते हुए सत्तू के पास पहुंचा और कहने लगा, भाई, तूने जो मुझसे पैसे लिए थे उसमें से कुछ पैसे मुझे दे दे। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे बाद में दे दूंगा। तूने मुझे कुछ ही दिनों में पैसे लौटाने का वायदा किया था। जब तक मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी मैंने तुझसे पैसे नहीं मांगे, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। यह सुनकर सत्तू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो कहने लगा, तुझे तो गांव में हर कोई अच्छा बोलता है, तुझे तो कोई भी उधार दे देगा। जाकर कहीं और से उधार क्यों नहीं मांग लेता? मैं उधार क्यों मांगू सत्तू, जब मेरे पैसे तेरे ऊपर निकल रहे हैं। सत्तू ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर माधव का दिल टूट गया। वो बुरी तरह से परेशान होकर बोला, तू मेरा दोस्त है सत्तू, इसलिए मैं चाहकर भी तुझे भला बुरा नहीं बोल सकता। लेकिन अब मैं तेरी शिकायत सुखिया चाचा से जरूर करूंगा। सिर्फ उन्हीं का लिहाजा करके मैं यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ। इतना कहकर माधव वहां से चला गया। अब सत्तू को अपनी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी। तभी सत्तू ने देखा कि गांव के मोहन काका अपने हाथ में एक पोटली पकड़े हुए माधव के घर की ओर जा रहे थे। अरे काका, कहाँ जा रहे हो? 2 दिन बाद मेरी बिटिया की शादी है और इस पोटली में बिटिया के दहेज के सोने के गहने हैं। मैं अपने पतली सरला के साथ शहर में कुछ खरीदारी करने जा रहा हूँ।
तब तक ये गहने मैं माधव के घर पर रखने जा रहा हूँ। भला माधव से ज्यादा ईमानदार आदमी इस गांव में कौन है? इतना कहकर मोहन काका वहां से चले गए। उनकी बातें सुनकर सत्तू के मन में माधव के लिए ईर्ष्या का भाव और भी ज्यादा बढ़ गया। तभी वहां पर साहूकार अपने करिंदों के साथ आ पहुंचा और बोला, अभी तक मेरे इस बार के पैसे नहीं आए सत्तू। सत्तू, जो कि बहुत ही गहरी सोच में एक योजना बना चुका था, वो मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो सेठ जी, 2 दिन के बाद तुम्हारे पैसे पहुंचा दूंगा। ठीक है, सिर्फ 2 दिन और तीसरा दिन मेरा होगा। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। असल में सत्तू माधव के घर पर चोरी करने का योजना बना चुका था। वो जानता था कि माधव दिन भर तो खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और उसके घर पर उसकी बीमार माँ लेटी रहती है। तो अगले दिन सत्तू दोपहर के वक्त पहले बाजार गया और वहां से ठीक वैसे ही पोटली खरीदी जैसी पोटली उसने मोहन काका के हाथों में देखी थी। फिर वो माधव के घर पर गया तो माधव की माँ कहने लगी, क्या हाल है बेटा सत्तू, सब कुशल से तो है? हाँ काकी, सब कुछ कुशल है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपका हालचाल पता करता चलो। ये लो, मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। असल में मिठाई में सत्तू ने नींद की दवाई मिला दी थी। माँ ने बड़े ही प्यार से एक लड्डू खा लिया और खाते ही उसे नींद आने लगी। वो कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गई। सत्तू ने बड़ी ही चालाकी से अलमारी में से गहने की पोटली निकाली और ठीक वैसे ही पोटली उस जगह पर रख दी ताकि किसी को शक ना हो। अगले दिन मोहन काका माधव के घर पर आकर अपना गहना की पोटली मांगने लगे। काका ने कहा, मुझे गहने वापस कर दो माधव। माधव ने पोटली लाकर काका को दे दी, मगर जैसे ही पोटली काका ने खोली तो वो ये देखकर हक्का बक्का रह गए कि उसमें पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं था। मेरे सोने के गहने कहाँ पर है? ये देखकर माधव के माथे पर पसीना आ गया और वो बोला, काका, आपने जैसी पोटली मुझे दी थी मैंने वैसी की वैसी वहां पर रख दी। मैंने तो पोटली को खोलकर भी नहीं देखा। अरे ये क्यों नहीं कहता माधव कि तेरी गहने पर नियत खराब हो गई है और तूने बेच आया है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी बात का विश्वास कीजिए काका। तो फिर इसमें कंकर पत्थर कहाँ से आ गए? ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा माधव। मैं पंचायत में तेरी शिकायत करूंगा। कुछ ही देर में वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसमें गांव का मुखिया, सुखिया चाचा और सत्तू भी था। सत्तू तो बहुत ही खुश हो रहा था। हर कोई माधव को कोस रहा था। तो माधव, यह है तेरी मेहनत। लोगों की आंखों में तुम धूल झोंकते हो। तुझे शर्म नहीं आती? अपने ही गांव में तूने डाका डाल दिया। ये है इस माधव की सच्चाई। तुम सबने ही इसे सर पर बिठा रखा था। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। कुछ गांव वालों ने तो गुस्से में आकर माधव की पिटाई कर दी। ये देखकर माधव की माँ कहने लगी, बेटा, मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी कि तूने चोरी की? सच कहता हूँ माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मगर उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। इतने देर में अचानक मोहन काका की पत्नी सरला काकी वहां पर आई और मोहन के पास आकर बोली, तुम सब माधव को क्यों मार रहे हो? तुमने जो गहने दिए थे वो इसने बेच दिए। उस सोने को बेचकर इस बेचारा को मुश्किल से 100-200 भी नहीं मिले होंगे। ये तुम क्या कहती हो? क्योंकि वो सोना कोई असली गहना नहीं था,
बल्कि पीतल का था। उसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ था। असली सोना का कंगन तो मेरे पास है। लेकिन फिर वो पोटली? अरे, मैंने तुम्हें तोते की तरह बताया था कि अलमारी में 2 रंग की पोटलियां हैं, नीली और लाल। लाल वाली पोटली में नकली गहने हैं और नीली वाली में असली गहने हैं। तुमने लाल वाली यानी नकली गहने की पोटली उठाकर माधव को दे दी। वो तो आप ही अचानक मेरी नज़र पड़ गई तो मैं तुरंत यहाँ पर आ गई। मैं माधव को अच्छी तरह से जानती हूँ, ये चोरी नहीं कर सकता। सरला काकी ने अभी इतनी ही बात कही थी कि तभी अचानक साहूकार गुस्से में लाल पीला होते हुए वहां पर आ धमका और सत्तू से कहने लगा, नकली गहने देकर मुझे बेवकूफ बनाता है। इतना कहकर साहूकार वही चुराई हुई पोटली सबके सामने फेंक देता है। सत्तू की सारी पोल पट्टी अब खुल चुकी थी। सभी लोग समझ गए कि चोरी सत्तू ने की थी। तभी माधव की माँ बोली, अब मुझे याद आया कि कल सत्तू ही घर पर आया था और इसने मुझे लड्डू खिलाया। वो खाते ही मुझे बुरी तरह से नींद आ गई थी और अभी भी मेरा सर भारी हो रखा है। अपना पोल खोलते देखकर सत्तू माधव से माफी मांगने लगा। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, तू कलंक है। तूने अपने दोस्त के घर चोरी की, तू दोस्ती पर कलंक है। इस बार तो सत्तू ने हद ही कर दी। इसके धोखे के कारण हमने माधव जैसे सीधे और सच्चे आदमी को पिटाई कर दी। देखते क्या हो सब लोग, पीटो इस सत्तू को। सत्तू की पिटाई हुई मगर माधव ने उसे बचा लिया। मत मारो इसे, ये मेरा दोस्त है। मैं इसे पीटता हुआ नहीं देख सकता। इसकी आंखें बता रही है कि इसे अपनी गलती का पछतावा है। मैं तुम्हें फंसा रहा था और तुमने मुझे बचा लिया। तुमने मेरी आंखें खोल दी दोस्त। इसके बाद सत्तू ने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी। इस घटना के बाद से सत्तू भी मेहनत करके जीवन बिताने लगा।